गई है, अंधेरा है, सन्नाटा छाया हुआ है। बोधा सिंह खाली बिस्कुटों के 3 टिनों पर अपने दोनों कंबल बिछाकर और लहना सिंह के 2 कंबल और एक बरकोट ओढ़कर सो रहा है। कौन सो रहा है? बोधा सिंह। अब बोधा सिंह कौन है? इसका जो उच्च अधिकारी है हजारा सिंह, उसका बेटा है बोधा सिंह। लहना सिंह पहरे पर खड़ा हुआ है, एक आंख खाई के मुंह पर है और एक बोधा सिंह के दुबले शरीर पर है। बोधा सिंह कर रहा, क्यों बोधा भाई क्या है, पानी पिला दो। लहना सिंह ने कटोरा उसके मुंह से लगाकर पूछा, कहो कैसे हो। पानी पीकर बोधा बोला, कपकपी छूट रही है, रोम रोम में तार दौड़ रहे हैं, दांत बज रहे हैं। अब ऐसा कब होता है? जब ज़्यादा ठंड होती है। तो पिछले जो इसका भाग था उसमें बताया भी गया था कि किस तरीके से वहाँ ठंड पड़ रही थी। अच्छा मेरी जर्सी पहन लो। जर्सी क्या होती है भाई? स्वेटर। और तुम, मेरे पास सिगड़ी है और मुझे गर्मी लगती है, पसीना आ रहा है, ना मैं नहीं पहनता, 4 दिन से तुम मेरे लिए। हाँ याद आई, मेरे पास दूसरी गर्म जर्सी है, आज सवेरे ही आई है, विलायत से बुन बुन कर भेज रही है मेम। विलायत से कौन है? वहाँ एक स्त्री है जिसे अंग्रेज है इसलिए मेम कहा जा रहा है, जो कि इनके लिए क्या भेज रही है? स्वेटर बना करके भेज रही है। गुरु उनका भला करे। यूं कहकर लहना अपने कोट उतारकर जर्सी उतारने लगा। सच कहते हो और नहीं झूठ। यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी और आप खाकी कोट और जीन का कुर्ता भर पहनकर पहरे पर आ खड़ा हुआ। मेम की जर्सी की कथा केवल कथा थी, यानी कोई उन्हें वो जर्सी भेजने वाला या स्वेटर भेजने वाला नहीं था, ये मन गढ़ंत बात थी और नहीं झूठ। यूं कहकर ना ही करते बोधा को उसने जबरदस्ती जर्सी पहना दी है। आधा घंटा बीता, इतने में खाई के मुंह से आवाज आई, सूबेदार हजारा सिंह। कौन? लप्टन साहब। हुकुम हुजूर, कहकर सूबेदार तनकर फौजी सलाम करके सामने हुआ। देखो इसी समय धावा करना होगा। धावा यानी आक्रमण। धावा करना होगा। मील भर की दूरी पर पूरब के कोने में एक जर्मन खाई है, उसमें 50 से ज्यादा जर्मन नहीं है। इन पेड़ों के नीचे नीचे 2 खेत काटकर रास्ता है, 3-4 घुमाव है, जहाँ मोड़ है वहाँ 15 जवान खड़े कर आया हूँ। तुम यहाँ 10 आदमी छोड़कर सबके साथ ले उनसे जा मिलो। खंदक छीनकर वहीं जब तक दूसरा हुक्म न मिले डटे रहो, हम यहाँ रहेगा। अब खंदक क्या होता है भाई? पिछले वीडियो में जैसे बताया मैंने, खंदक की चिकनी मिट्टी जो होती है जहाँ से उसकी अपन खुदाई कर लेते हैं, वहाँ एक गड्ढा सा बन जाता है, उसको क्या कहा गया है? खंदक कहा गया है। जो हुक्म चुपचाप सब तैयार हो गए। बोधा भी कंबल उतारकर चलने लगा। तब लहना सिंह ने उसे रोका। लहना सिंह आगे हुआ तो बोधा की ओर इशारा किया। लहना सिंह समझकर चुप हो गया। पीछे 10 आदमी कौन रहे, इस पर बड़ी हुजूमत हुई। कोई रहना नहीं चाहता था। समझा बुझाकर सूबेदार ने मार्च किया। लप्टन साहब लहना की सिगड़ी के पास मुंह फेरकर खड़े हो गए और जेब से सिगरेट निकालकर सुलगाने लगे। 10 मिनट बाद उन्होंने लहना की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, लो तुम भी पियो। और पिछले वीडियो में अपन ने एक चीज सुनी थी, इसमें पढ़ी थी कि सिख जो होते हैं वो क्या नहीं खाते हैं? सिगरेट नहीं पीते हैं, तंबाकू का उपयोग नहीं करते हैं। आंख मारते करते लहना सिंह सब समझ गया। क्या समझ गया भाई? क्योंकि जो आदमी अधिकारी उनके साथ काम कर रहा है इतने समय से, वो तो ये जानता ही है कि वे सिख जो होते हैं वो सिगरेट नहीं पीते हैं। इसका मतलब यहाँ कोई दूसरा शत्रु लप्टन साहब बन करके आया है। हाँ, मुंह का भाव छिपाकर बोला, लाओ साहब। हाथ आगे करते ही उसने सिगड़ी के उजाले में साहब का मुंह देखा, बाल देखे, तब उनका माथा ठनका। लप्टन साहब के पट्टियों वाले बाल एक दिन में ही कहाँ उड़ गए और उनकी जगह कैदियों के से कटे बाल कहाँ से आ गए। यानी वो उनकी शक्ल देखते ही पहचान गया कि ये लप्टन साहब नहीं है। शायद साहब शराब पिए हुए हैं और उन्हें बाल कटवाने का मौका मिल गया है। लहना सिंह ने जांचना चाहा। लप्टन साहब 5 वर्ष से उसकी रेजिमेंट में थे, यानी 5 साल से जो साथ में काम कर रहे हैं, तो वो एक दूसरे को तो पहचानेंगे ही, उनके बारे में जानेंगे। लड़ाई खत्म होने पर क्यों, क्या यह देश पसंद नहीं है? नहीं साहब, शिकार के वे मजे यहाँ कहाँ।
याद है 5 साल नकली लड़ाई के पीछे हम आप जगाधारी जिले में शिकार करने गए थे। हाँ, वही जब आप खोते पर सवार थे और आपका खानसामा अब्दुल्ला रास्ते के एक मंदिर में जल चढ़ाने को रह गया था। बेशक पाजी कहीं का, सामने से वह नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी। अब देखो उन्होंने एक बात कही है, खानसामा जो कि क्या है, मुस्लिम है, और मंदिर में जल चढ़ाने गया, और उसके लिए सामने वाला जो शत्रु है लप्टन साहब है वो हाँ कर रहे हैं, बोला हाँ हाँ। तो यानी उसको ये पता नहीं है कि मुस्लिम जो होते हैं वो मंदिर में नहीं जाते हैं जल चढ़ाने के लिए। इसी तरीके से नील गाय का उदाहरण दिया है कि अपन शिकार करने गए थे, वहाँ अपन को नील गाय मिली थी। अब उस एरिया में नील गाय जबकि होती ही नहीं है, तो वो जांचने के लिए झूठ बोल रहा है लहना सिंह जो है, ये पहचानने के लिए कि वास्तव में व्यक्ति है कौन। नील गाय निकली कि ऐसी बड़ी मैंने कभी न देखी थी, और आपकी एक गोली कंधे में लगी और पुट्ठे से निकली। ऐसे अफसर के साथ शिकार खेलने में मजा है। क्यों साहब, शिमले से तैयार होकर उस नील गाय का सिर आ गया था न। आपने कहा था कि रेजिमेंट की मेस में लगाएंगे। हाँ, पर मैंने वह विलायत भेज दिया। ऐसे बड़े बड़े सींग 2-2 फुट के तो होते ही होंगे। नील गाय के सींग होते हैं क्या? हाँ, लहना सिंह 2 फुट 4 इंच के थे। तुमने सिगरेट नहीं पिया? पीता हूँ साहब, दिया सलाई ले आता हूँ। दिया सलाई यानी माचिस। कहकर लहना सिंह खंदक में घुसा। अब उसे संदेह नहीं रहा था, उसने झटपट निश्चय कर लिया कि अब उसे क्या करना चाहिए। अंधेरे में किसी सोने वाले से वह टकराया। कौन? वजीरा सिंह। हाँ, क्यों लहना, क्या कयामत आ गई है? जरा तो आंख लगने दी होती, यानी थोड़ी देर तो सोने दिया होता। अब है भाग 4, होश में आओ, कयामत आई है। कयामत यानी आफत, मुसीबत, संकट। और लप्टन साहब की वर्दी पहनकर आई है। लप्टन साहब की वर्दी यानी जो उनका उच्च अधिकारी है लप्टन, उसके रूप में वो व्यक्ति आया है। क्या? लप्टन साहब या तो मारे गए हैं या कैद हो गए हैं। उनकी वर्दी पहनकर यह कोई जर्मन आया है। सूबेदार ने इसका मुंह नहीं देखा, मैंने देखा है और बातें की है। साफ उर्दू बोलता है, पर किताबी उर्दू, और मुझे पीने को सिगरेट दिया है। तो अब मारे गए। धोखा है, सूबेदार हो रहा, कीचड़ में चक्कर काटते फिरेंगे और यहाँ खाई पर धावा होगा। उठो, एक काम करो, पलटन के पैरों के निशान देखते देखते दौड़ जाओ। अभी बहुत दूर न गए होंगे। सूबेदार से कहो एकदम लौट आए। खंदक की बात झूठ है, चले जाओ, खंदक के पीछे से निकल जाओ। पत्ता तक न खड़के, देर मत करो। पत्ता तक न खड़के यानी कोई भी आवाज ना हो। हुक्म तो यह है कि यही ऐसी तैसी हुक्म की। मेरा हुक्म जमादार लहना सिंह जो इस वक्त यहाँ सबसे बड़ा अफसर है, उसका हुक्म है। मैं लप्टन साहब की खबर लेता हूँ। यानी लहना सिंह ही क्या है, इस समय वहाँ का सबसे बड़ा अधिकारी है। पर यहाँ तो तुम 8 ही हो। 8 नहीं 10 लाख हैं। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। ये कहावत है ना कि एक सिख 1.25 लाख के बराबर होता है, कि एक सिख जो है वो 1.25 लाख व्यक्तियों को मार सकता है। तो यहाँ तो कितने हैं? 8 हैं। 8 नहीं 10 लाख हैं। एक एक अकालिया सिख 1.25 लाख के बराबर होता है। चले जाओ। लौटकर खाई के मुहाने पर लहना सिंह दीवार से चिपक गया। उसने देखा कि लप्टन साहब ने जेब से बैल के बराबर के 3 गोले निकाले हैं। तीनों को जगह जगह खंदक की दीवारों में घुसेड़ दिया और तीनों में एक तार सा बांध दिया। तार के आगे सूत की एक गुत्थी थी जिसे सिगड़ी के पास रखा। बाहर की तरफ जाकर एक दिया सलाई जलाकर गुत्थी पर रखती, यानी बम जो है वो बांध दिए थे उसने। बिजली की तरह दोनों हाथों से उल्टी बंदूक को उठाकर लहना सिंह ने साहब की कुहनी पर तान कर दे मारा। धमाके के साथ साहब के हाथ से दिया सलाई गिर पड़ी। लहना सिंह ने एक कुंदा साहब की गर्दन पर मारा और साहब आहे यानी मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। मीन गोट कहते हुए चित हो गए। लहना सिंह ने तीनों गोले बीन कर खंदक के बाहर फेंके और साहब को घसीटकर सिगड़ी के पास लिटाया। जेबों की तलाशी ली। 3-4 लिफाफे और एक डायरी निकलकर उन्हें जेब के हवाले किया। यानी उसके जेब की तलाशी ली जब वो बेहोश हो गया। लप्टन साहब जो कि शत्रु था
और जो लहना सिंह है उसने उसे बेहोश कर दिया है और उसकी जेब की तलाशियां ले रहा है कि ये व्यक्ति वास्तव में है कौन। साहब की मूर्छा हटी यानी बेहोशी से होश में आ गया। लहना सिंह हंसकर बोला, क्यों लपटन साहब, मिजाज कैसा है? आज मैंने बहुत बातें सीखी। यह सीखा कि सिख सिगरेट पीते हैं, यह सीखा कि जगाधरी के जिले में नील गाय होती है और उनके 2 फुट 4 इंच के सींग होते हैं, यह सीखा कि मुसलमान खानसामा मंदिरों में जल चढ़ाते हैं और लपटन साहब खोते पर चढ़ते हैं। पर यह तो कहो, ऐसी साफ उर्दू कहाँ से सीख आए? हमारे लपटन साहब तो बिना डेम के 5 लफ्ज़ भी नहीं बोला करते थे। यानी इनके जो लपटन साहब है वो क्या नहीं बोलना चाहते थे? उर्दू बोलना नहीं जानते थे। और ये जो व्यक्ति है वो क्या बोल रहा है? उर्दू बोल रहा है। लहना ने पतलून की जेबों की तलाशी नहीं ली थी। साहब ने मानो जाड़े से बचने के लिए दोनों हाथ जेबों में डाले। लहना सिंह कहता गया, चालाक तो बड़े हो पर मांझे का लहना इतने बरस लपटन साहब के साथ रहा है, उसे चकमा देने के लिए 4 आंखें चाहिए। 3 महीने हुए एक तुर्की मौलवी मेरे गांव आया था, औरतों के बच्चे होने के ताबीज़ बांटता था और बच्चों को दवाई देता था। चौधरी के बड़ के नीचे मंजा बिछा। मंजा किसको कहते हैं? डोर को कहते हैं, जो अभी बात कर रहे थे आप लोग। हाँ, कर हुक्का पीता रहता था और कहता कि जर्मनी वाले बड़े पंडित हैं, वेद पढ़ पढ़कर उसमें से विमान चलाने की विधा जान गए हैं। गो को नहीं मारते हैं, गो यानी गाय को। हिंदुस्तान में आ जाएंगे तो गो हत्या बंद कर देंगे। मंडी के बनियों को बहकाता कि डाक खाने से रुपया निकाल लो, सरकार का राज्य जाने वाला है। डाक बाबू पोलू राम भी डर गया था। अब डाक बाबू का नाम आया है यहाँ। मैंने मुल्ला जी की दाढ़ी मूंड दी थी और गांव से बाहर निकालकर कहा था कि जो मेरे गांव में अब पैर रखा तो साहब की जेब में से पिस्तौल चला और लहना की जांग में गोली लगी। अब जो व्यक्ति आया है शत्रु, उसने क्या किया है? बंदूक निकाली और लहना सिंह के ऊपर तान दी तो उनकी जांग के ऊपर क्या लगी है? गोली लगी है। इधर लहना की हेनरी मार्टिनी की 2 फायरों ने साहब की कपाल क्रिया कर दी। यानी जैसे उसने लहना सिंह पे गोली चलाई, आगे से उनके जो और सैनिक थे लहना सिंह के साथी थे, उन्होंने क्या किया? उसके कपाल यानी उसके सिर पर, मस्तक पर गोली चला दी। धड़ाका सुनकर सब दौड़े गए। बोधा चिल्लाया, क्या है? अब बोधा कौन है? वो तो सो रहा है आराम से, क्योंकि बीमार हो रहा था और उसको तो कंबल वगैरह उड़ा के सुला दिया गया, उसे इन बातों का पता नहीं है। लहना सिंह ने उसे यह कहकर सुला दिया कि एक हड़का हुआ कुत्ता आया था। हड़काया हुआ कुत्ता होता है ना, पागल हो जाता है जो, उस कुत्ते का नाम लिया। औरों से सब हाल कह दिया। सब बंदूकें लेकर तैयार हो गए। लहना ने साफा फाड़कर घाव के दोनों तरफ पट्टियां कसकर बांध दी। घाव मांस में ही था। पट्टियों के कसने से लहू निकलना बंद हो गया। लहू यानी खून। इतने में 70 जर्मन चिल्लाकर खाई में घुस पड़े। सिखों की बंदूकों की बाढ़ ने पहले धावे को रोका, दूसरे को रोका, पर यहाँ थे 8। लहना सिंह तक मार रहा था, वह खड़ा था और लेटे हुए थे, और वे 70 अपने मुर्दा भाइयों के शरीर पर चढ़कर जर्मन आगे घुसे आते थे। थोड़े मिनटों में वे अचानक आवाज आई, वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा। कौन बोलते हैं लाइन? सिख लोग जो होते हैं वो अपने गुरु की विजय के लिए कहते हैं कि उन्हीं की जीत होगी। और ये बोला किसने? इस शत्रु ने आकर के जिन सैनिकों को भेज दिया था वो सैनिक भी हजारा सिंह के साथ जो थे वो भी आ चुके हैं। और धड़ाधड़ बंदूकों के फायर जर्मनों की पीठ पर पड़ने लगे। ऐन मौके पर जर्मन 2 चक्की के पाटों के बीच में आ गया। पीछे से सूबेदार हजारा सिंह के जवान आग बरसाते थे और सामने लहना सिंह के साथियों के संगीन चल रहे थे। पास आने पर पीछे वालों ने भी संगीन पिरोना शुरू कर दिया। एक किलकारी और अकाल सिखों दी फौज आई, वाह गुरु जी दी फतेह, वाह गुरु जी दा खालसा, सत श्री अकाल पुरुष, और लड़ाई खत्म हो गई है। 63 जर्मन या तो खेत रहे थे या कर्रा रहे थे। खेत रहे थे यानी मृत्यु को,
खेत रहने का मतलब होता है मृत्यु हो जाना, और करा रहे थे या फिर किसी के कहीं ना कहीं चोट लगी थी। सिखों में 15 के प्राण गए। सूबेदार के दाहिने कंधे में से गोली आर पार निकल गई। लहना सिंह की पसली में एक गोली लगी। उसने घाव को खंदक की गीली मिट्टी से पूर लिया यानी भर लिया। पूर का अर्थ होता है भरना। तो खंदक की जो गीली मिट्टी होती है उससे उसने क्या किया, उसे भर लिया, जिससे कि उनका खून रुक जाए। बाकी का साफा कसकर कमर की तरफ लपेट लिया। किसी को खबर न हुई कि लहना सिंह को दूसरा घाव, भारी घाव लगा है। पहला घाव तो कहाँ लगा था, उनको जांग पर लगा था। दूसरा घाव कहाँ लगा है, अब पसलियों पर लगा है। लड़ाई के समय चांद निकल आया था, ऐसा चांद जिसके प्रकाश से संस्कृत कवियों का दिया हुआ क्षयी नाम सार्थक होता है। क्षयी यानी एकदम दूधिया, बिल्कुल सफेद। और हवा ऐसी चल रही थी जैसे बाण भट्ट की भाषा में दंत वीणोपदेशाचार्य की कहलाती है। यानी ये जो कवि हैं इनका नाम दिया है, इन्होंने हवा को जिस तरीके से वर्णन किया है ना, उसके बारे में कहा है इन्होंने। वजीरा सिंह कह रहा था कि कैसे मन भर फ्रांस की भूमि मेरे बूटों से चिपक रही थी। बूटों से यानी जूतों से, बूट बोलते हैं ना अपन, तो जूतों के लिए आया ये। जब मैं दौड़ा सूबेदार के पीछे गया था, सूबेदार लहना सिंह से सारा हाल सुन और कागजात पाकर वे उसकी तुरंत बुद्धि को सराह रहे थे और कह रहे थे कि तू न होता तो आज सब मारे जाते। यानी सूबेदार जो है हजारा सिंह, वो लहना सिंह की प्रशंसा कर रहे हैं कि अगर आप नहीं होते तो शायद आज हम सब लोग मारे जाते। इस लड़ाई की आवाज़ 3 मील दाहिनी ओर की खाई वालों ने सुन ली थी। उन्होंने पीछे टेलीफोन कर दिया था। वहाँ से झटपट 2 डॉक्टर और 2 बीमार ढोने की गाड़ियाँ चली आई, जो कोई 1.5 घंटे के अंदर अंदर आ पहुँची। फील्ड अस्पताल नज़दीक था, सुबह होते होते वहाँ पहुँच जाएंगे, इसलिए मामूली पट्टी बांधकर एक गाड़ी में घायल लिटाए गए और दूसरी में लाशें रखी गई। सूबेदार ने लहना सिंह की जांग में पट्टी बंधवानी चाहिए, पर उसने यह कहकर टाल दिया कि थोड़ा घाव है, सवेरे देखा जाएगा। बोधा सिंह ज्वर में बर्रा रहा था। ज्वर यानी बुखार। यह गाड़ी में लिटाया गया। लहना को छोड़कर सूबेदार जाते नहीं थे। यह देख लहना ने कहा, तुम्हें बोधा की कसम है और सूबेदारनी जी की सौगंध है जो इस गाड़ी में न चले जाओगे, और तुम मेरे लिए वहाँ पहुँचकर गाड़ी भेज देना, और जर्मन मुर्दों के लिए भी 2 गाड़ियाँ आती होगी। मेरा हाल बुरा नहीं है, देखते नहीं मैं खड़ा हूँ। वजीरा सिंह मेरे पास तो है ही। यानी वजीरा सिंह जो है, जिसे पलटन का विदूषक कहा गया था, विदूषक का अर्थ होता है हंसी मजाक करने वाला, वो किसके पास रुका है, अब लहना सिंह के पास रुका है। बाकी घायलों को और जिनकी मृत्यु हो चुकी है उन्हें गाड़ियों में भेज दिया गया है। अच्छा, पर बोधा गाड़ी पर लेट गया, भला आप भी चढ़ जाओ। सुनिए तो सूबेदारनी होरा को चिट्ठी लिख दो तो मेरा मत्था टेकना लिख देना। अब जो सूबेदार की पत्नी है उसका नाम क्या है, होरा। अब आप आगे देखना कि ये होरा है कौन। मेरा मत्था टेकना लिख देना, और जब घर जाओ तो कह देना कि मुझसे उसने कहा था वह मैंने कर दिया। यानी उसने कहा था, इस कहानी का शीर्षक इसलिए रखा गया है क्योंकि सूबेदारनी होरा ने लहना सिंह से कहा था। अब क्या कहा था वो देख लो। गाड़ियां चल पड़ी थी। सूबेदार ने चढ़ते चढ़ते लहना का हाथ पकड़कर कहा, तेरे मेरे और बोधा के प्राण, तूने मेरे और बोधा के प्राण बचाए हैं। लिखना कैसा, साथ ही घर चलेंगे। अपनी सूबेदारनी को तू ही कह देना उसने क्या कहा था। अब आप गाड़ी पर चढ़ जाओ, मैंने जो कहा था वह लिख देना और कह भी देना। गाड़ी के जाते लहना लेट गया, वजीरा पानी पिला दे और मेरा कमरबंद खोल दे, तर हो रहा है। तर हो रहा है यानी खून से भर गया है। अब है इसका 5वां भाग।